Morning students. In social science, let's study political science. Chapter 1 Democracy in the Contemporary World. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंट फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन, उसका विस्तार किस तरह से हुआ, वो अलग अलग स्टेजेस में उसकी अलग अलग फेजेस हमने पढ़ी। इनमें फर्स्ट थी द बिगनिंग, सेकेंड वन थी एंड ऑफ कॉलोनिज्म। नाउ वी विल स्टडी द रिसेंट फेज। रिसेंट माने अभी की समय की जो अवस्था है, फेज है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आफ्टर 1980 डेमोक्रेसी स्टार्टेड स्प्रेडिंग मोर क्विकली। 1980 के बाद से डेमोक्रेसी बहुत तेज़ी से फैलने लग गई। स्पेशली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991 एक्सलेटेड दिस प्रोसेस। और 1991 में सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जो था, उसका विखंडन हुआ, वो अलग अलग देशों में बट गया। उसकी वजह से ये प्रोसेस, डेमोक्रेसी के बढ़ने की प्रोसेस जो थी, वो बहुत तेज़ी से तेज हो गई। द सोवियत यूनियन comprised 15 republics which emerged as independent countries and most of them became democracies। और सोवियत यूनियन जो थी वो 15 रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राष्ट्रों में बट गई और वो उनमें से अधिकांश जितने थे वो डेमोक्रेसी बने। ये एक मेन बात थी जिसके बाद से डेमोक्रेसी बहुत तेज़ी से बढ़ी। डेमोक्रेसी वाज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका की भी कई कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आई। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन 1990s। 1990 का जो दशक था, उस समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक ट्रांजिशन पीरियड रहा। आर्मी रूल से डेमोक्रेसी और में कन्वर्ट होने की प्रोसेस चलती रही। डेमोक्रेसी पर बार बार आर्मी रूल हावी होता रहा। हाउएवर चेंजेस वर not permanent in Pakistan, as in 1999 General Musharraf brought back army rule there। और 1999 तक जब जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान में वापस आर्मी रूल लाए, तो इसलिए पाकिस्तान में भी परमानेंटली डेमोक्रेसी नहीं डेवलप हो पाई। बीच बीच में वहाँ पर मिलिट्री शासन आता रहा। In Nepal, the king gave up many of this power to become a constitutional monarch to be guided by elected leaders। और नेपाल में क्या हुआ, जो वहाँ के शासक राजा थे, वहाँ पे मोनार्की थी। वो मोनार्की मीन्स जहाँ पे राजा का शासन था, उन्होंने अपना शासन, अपनी पावर्स दे दी, उनको छोड़नी पड़ी और वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जहाँ पे संविधान का शासन प्रमुख हो गया। टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर्स। और वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कौन चला रहा था, ये इलेक्टेड लीडर्स, जो जिनको जनता चुनती है, ऐसे लीडर्स को ये द्वारा शासन चलाया जाने लगा। इंस्टेड ऑफ किंग का मोनार्क, जो किंग का शासन था, उसकी जगह नेपाल में इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, मीन्स डेमोक्रेसी की तरफ मुड़ गया वो भी। In 2005 the new king of Nepal dismissed the elected government। और 2005 में जो नए किंग थे, नेपाल की जो गवर्नमेंट थी, उसको जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया। एंड टुक बैक पॉलिटिकल फ्रीडम दैट पीपल हैड वन इन द प्रीवियस डिकेड। और वापस उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई लोगों को, जैसा कि पिछले दशक में उन्होंने जीता था, उसी तरह से आ गया। अब म्यांमार में, म्यांमार ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, म्यांमार जो है हमारे देश के का एक पड़ोसी देश है। गेन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948। और 1948 में इसको भी फ्रीडम मिली। बिकेम अ डेमोक्रेसी, और ये भी उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। बट the democratic rule ended in 1962 with the military coup। लेकिन हमारे देश की तरह हम 1947 में हुए, 47 में 1947, और म्यांमार 48 में हुआ, लेकिन वहाँ फिर से वापस 1962 में मिलिट्री का रूल आ गया, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय आंग सांग सू की वन द इलेक्शन इन 1990 इलेक्शन। लेकिन
जो डेमोक्रेसी के थ्रू जो नेशनल लीग थी, जिसकी लीडर थी कौन, आंग सान सू की, उन्होंने 1990 में इलेक्शन लड़ा और जीत गई। बट द मिलिट्री लीडर ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट्स। लेकिन फिर वही वहाँ पे यही हुआ कि मिलिट्री जो लीडर्स थे उन्होंने उनकी जो, जबकि वो डेमोक्रेटिकली चूज़ की गई थी, लेकिन उसको रिफ्यूज़ कर दिया और उनको उनके पद से हटा दिया, और जो इलेक्शंस किए गए थे उसके रिज़ल्ट को नहीं एक्सेप्ट किया। इंस्टेड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर इंक्लूडिंग सू की अंडर हाउस अरेस्ट। और यहाँ फिर क्या हुआ, जब मिलिट्री शासन आ गया तो इंस्टेड ऑफ इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स, जो इलेक्टेड लीडर्स थे उन सबको तो उठा करके, जिनमें सू की भी थी, उन सबको उनके घर में ही अरेस्ट कर दिया गया। एलोन कॉट पब्लिकली airing views or issuing statements critical of the regime can be sentenced up to 20 years in prison। और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की पब्लिसिटी करता है, अगर इस शासन के अगेंस्ट काम करता है, तो उनको 20 साल की जेल सुना दी गई। ड्यू टू coercive policies of the military ruled government in Myanmar, about 6 to 10 lakhs people in that country have been uprooted from their homes and have been sheltered elsewhere। और इतनी जो मिलिट्री की म्यांमार में जो सैन्य शासन की दमनात्मक नीतियाँ थीं, उनकी वजह से 6 से लेकर 10 लाख लोग उनके देश के वहाँ अपने घरों से हटा दिए गए, उनको कहीं कहीं शेल्टर होम्स में जाकर के रहना पड़ा। डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट, सू की कंटिन्यू टू कैंपेन फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन इस सब के बावजूद इसकी डेमोक्रेसी के कारण सू की को घर पे नज़रबंद रहना पड़ा। वो फिर भी लगातार डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन चलाती रहीं। हर स्ट्रगल हैज़ वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और उनकी जो स्ट्रगल थी उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता मिली। शी हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। और उसको नोबेल पीस प्राइज़, जो शांति के लिए विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल प्राइज़ जिसे कहते हैं, नोबेल पीस प्राइज़ आपने सुना होगा। अपने देश में भी कई लोगों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, और शांति के लिए भी कई इंटरनेशनल पर्सन्स हैं जिनको दिया गया। उनमें से आंग सान सू की भी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ पीस के लिए, शांति के लिए दिया गया। Yet the people in Myanmar are still struggling to establish democratic government in their country। लेकिन आज भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए म्यांमार में स्ट्रगल चल रही है। By 2005 about 140 countries were holding multi-party election higher than ever before। 2005 तक अभी भी 140 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं, हायर देन एवर बिफोर, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो ये इस तरह से हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी डेवलप हुई। नाउ टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिट्स। किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। ओके, बाय।